डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इरोडोव का प्रॉब्लम 1.193 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर आता है प्रॉब्लम। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत कंसेप्ट से कर रहे होते हैं या फिर इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग से कर रहे होते हैं, और मैक्सिमम जगहों पे इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो भी इनकम्प्लीट दिया हुआ है, जो कि कंसेप्चुअली एक्यूरेट नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A small body of mass m tied to a non-stretchable thread moves over a smooth horizontal plane. The other end of the thread is being drawn into a hole O. ये फिगर में दिखा रखा है जिस तरीके से, with a constant velocity. Find the thread tension as a function of distance r between the body and the hole if at r is equal to r naught the angular velocity of the thread is equal to omega naught. ये क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को अपने लेवल पे पर्सनली ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने सफिशिएंटली इसको ट्राई कर लिया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको इसमें ये डिस्कस करना होगा कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। तो देखो, पार्टिकल का पाथ जो होगा वो इस तरीके का स्पाइरल पाथ होगा, स्पाइरल इनवर्ड्स। पार्टिकल ऐसे इनवर्ड स्पाइरल करते हुए ओ की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, ऐसा इनवर्ड स्पाइरल पाथ होगा। ठीक है, ये मैं होप कर रहा हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। इस तरीके का इनवर्ड स्पाइरल आएगा। तो ये सर्कुलर पाथ नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन के डायरेक्टली ऐसे कंसेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा, स्पाइरल इनवर्ड्स होगा। जैसा कि क्वेश्चन के डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये स्पाइरल पाथ है। ठीक है ना। फिर ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे करेक्ट आंसर आता है, लेकिन ये कंसेप्चुअली इनएक्यूरेट है, और बच्चे पकड़ भी नहीं पाते कि इसमें गलती क्या है। बच्चे इस सॉल्यूशन को सही मानते हैं। तो देखो, ये सॉल्यूशन क्या है जिसको मैंने कंसेप्चुअली इनएक्यूरेट सॉल्यूशन बोला है। यहाँ पे अगर हम पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आप देख सकते हो, पार्टिकल के ऊपर एक तो आ रहा होगा टेंशन का फोर्स इन द, देखो ये टी नहीं है, ये यहाँ पे एन है एक्चुअली। इसको हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर तो आ रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आ रहा होगा एमजी का फोर्स, और टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा होगा टेंशन का फोर्स। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, क्योंकि हम टॉप व्यू देख रहे हैं। पार्टिकल का हम टॉप व्यू देख रहे हैं, टेबल के ऊपर घूम रहा है पार्टिकल, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा नॉर्मल, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा एमजी, एंड टुवर्ड्स द सेंटर होगा टेंशन। तो बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं कि टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दिया। ये आ गई सर्कुलर मोशन से इक्वेशन। ठीक है ना, डिस्टेंस आर है, टी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बच्चे लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से अबाउट पॉइंट ओ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है, ये तो चलिए फिर भी ठीक है, क्योंकि पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टेंशन जो है वो पॉइंट ओ से ही पास हो रही है, और नॉर्मल और एमजी के जो टॉर्क होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे पॉइंट ओ के अबाउट। तो पॉइंट ओ के अबाउट जो नेट टॉर्क है पार्टिकल के ऊपर वो जीरो है। तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ओ से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, वो कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। तो हम एंगुलर मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं, एंगुलर मोमेंटम की फाइनल वैल्यू लिख देते हैं, उनको बराबर कर देते हैं। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन बन जाती हैं, और जब आप इनको सॉल्व करते हो तो कोइंसिडेंटली आंसर भी करेक्ट आ जाता है। ये करेक्ट आंसर है, यही आंसर। लेकिन इसमें कंसेप्चुअल गलतियां हैं। ये दिस मेथड इज कंसेप्चुअली इनएक्यूरेट, इनफैक्ट दिस इज रॉन्ग, ये गलत सॉल्यूशन है। इस तरीके से आंसर अगर आप लेके आए हो तो आपका आंसर तो आ गया है, लेकिन ये गलत मेथड से आप आंसर लेके आ गए। और गलत मेथड से आंसर आ जाना बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप फिर उस गलत मेथड को ही सही मान लोगे, क्योंकि आंसर भी मैच कर गया, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये गलत है। अनलेस और अनटिल आप एक एक्सपीरियंस टीचर के कांटेक्ट में हो, आपको पता ही नहीं लगेगा कभी कि ये गलत है। अब इसमें गलती क्या है, पहले तो अगर आपको इस पर सोचना है, कई बच्चों ने अभी इस वीडियो को देखते वक्त शायद इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से कर लिया होगा। अगर आपको इसके ऊपर और सोचना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सोचिए कि इसमें क्या गलती हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने सोच लिया है कि इसमें गलती क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या गलती है। देखो, गलती इसके अंदर ये है कि पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर नहीं होगा। पार्टिकल का पाथ ऐसा स्पाइरल इनवर्ड्स पाथ है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर, अगर आप यहाँ पर मान लो आप पार्टिकल को इधर कंसीडर करते हो, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर की डायरेक्शन में है v, और ये अगर है टेंशन, तो इनके बीच का ये जो एंगल आएगा थीटा, ये थीटा जो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 नहीं होगा, क्योंकि ये स्पाइरल पाथ है ना। ये जो पाथ है सर्कुलर नहीं है, ये थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। और अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सर्कुलर मोशन की कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि पार्टिकल का पाथ सर्कुलर ही नहीं है। तो आपको ये कंफर्म ही नहीं है कभी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही होगा कि नहीं पार्टिकल का।
फाइनल कंडीशन में आपने क्या किया है कि टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते वक्त आपने ये मान लिया है कि पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। लेकिन वो तब होता जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता। यहाँ पे पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, स्पाइरल है। यानी कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिस इंस्टेंटेनियस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जब पार्टिकल आर दूरी पर है सेंटर से, तब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल का पाथ सर्कुलर नहीं है। इनफैक्ट पार्टिकल का सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ पे भी नहीं आएगा। पार्टिकल का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, और वेलोसिटी और टेंशन परपेंडिकुलर यहाँ पे है ही नहीं, ये तो थीटा 90 डिग्री से कम है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉइंट ओ पे ही नहीं आएगा इस वाले केस के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे गलती क्या है इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, इसमें गलती ये है कि यहाँ पे आपने ये जो आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपने आर के बराबर मान लिया है, ये गलती। फिर बच्चे पूछते हैं कि अच्छा, अगर ये गलती थी तो आंसर कैसे मैच कर गया। उसके कारण है वो हम देखेंगे आगे जाके। आंसर क्यों मैच कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट करेक्ट है कि नहीं। कंसेप्ट करेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आते रहते हैं। कई बार गलत मेथड से भी लोग आंसर ले आते हैं, वो एक ठीक बात नहीं है। हमें कंसेप्ट करेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमने देख लिया कि यहाँ पे गलती क्या है, तो इसी चीज को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो देखो, since particle is moving on a spiral path and not circular path, so radius of curvature of the particle need not necessarily be r। यहाँ पे radius of curvature r नहीं होगा। एक तो ये इसके अंदर गलती है इस वाले सॉल्यूशन में जो हमने पिछले पेज पे देखा। दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है फिर, अगर बच्चों को मान लो ये समझ में आ जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नहीं है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में करने की कोशिश करते हैं, कि डिस्क के सेंटर के फ्रेम में चलते हैं और उसके साथ में घूमने लगते हैं ताकि हमको पार्टिकल स्टेशनरी दिखाई दे। ठीक है ना, जहां पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, है ना। तो अब डिस्क के फ्रेम में बच्चे जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट स्पीड से पॉइंट ओ की तरफ बढ़ रहा है। और अगर एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं, उसके ऊपर कॉरियोलिस फोर्स भी आ जाता है। तो फिर आपको कॉरियोलिस फोर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर आपने एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे कंसिडर कर लिया तो आपको कॉरियोलिस फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। फिर उसको हैंडल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कॉरियोलिस फोर्स है क्या, क्योंकि आईआईटी के सिलेबस में नहीं है वो, है ना। तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या इसका कंक्लूजन ये है कि हम इस क्वेश्चन को अपने सिलेबस में नहीं कर सकते? नहीं, ये कंक्लूजन नहीं है। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हमारे सिलेबस में रहते हुए ही ये क्वेश्चन हो जाता है, हमको कोई कॉरियोलिस फोर्स वगैरह को भी डिस्कस नहीं करना पड़ता। पर हम यहाँ पे प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो अभी तक हमने किया उसमें क्या गलती थी। ठीक है, तो हम इसको आगे लिखते हैं। इफ यू सॉल्व इट इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम पासिंग थ्रू ओ such that particle seems stationary in the tangential direction, then we will need to also discuss Coriolis force due to radial velocity v। और Coriolis force की वैल्यू होती है ये। ठीक है, अगर आपको Coriolis force का ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप चिंता नहीं करें, ये एक थोड़ा एडवांस्ड कंसेप्ट है और जेई एडवांस के थोड़ा बियॉन्ड चला जाता है ये। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे लेते हैं तो बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चलिए फिर भी लगा देते हैं, लेकिन वो कॉरियोलिस फोर्स लगाना भूल जाते हैं। अगर रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल रेस्ट पे आपको दिखाई दे रहा है तब तो आपका केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पार्टिकल मोशन में है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में तो फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ में कॉरियोलिस फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं जो कि इस वाले सॉल्यूशन में थी, जो हमने पिछले अभी देखा है यहाँ पे कंसेप्चुअली इनएक्यूरेट सॉल्यूशन, तो आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि आप वीडियो को एक बार और पॉज कीजिए, दोबारा से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, ये सारी चीजें जानने के बाद में कि इसका करेक्ट कंसेप्चुअली, मतलब कंसेप्चुअली करेक्ट मेथड क्या होगा। ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम इसका कंसेप्चुअली करेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, करेक्ट सॉल्यूशन विद करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, अब हम इसका करेक्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसमें एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चुनना पड़ेगा ताकि हमको कॉरियोलिस फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी से भी डील ना करना पड़े और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर एक करेक्ट रेफरेंस फ्रेम चुनना होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा होगा। आपने सोचा इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और उसको तो आपने यूज ही नहीं किया क्वेश्चन में अभी तक। वो क्या स्टेटमेंट है देखो, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी the other end of the thread is being drawn into the hole with a constant velocity। ये जो पॉइंट है ना कि पार्टिकल पॉइंट ओ की तरफ जा रहा है कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये जो मेथड वन हम लोगों ने देखा था, ये जो कंसेप्चुअली इनएक्यूरेट मेथड जो है, इसके अंदर तो हमने इस नॉलेज को यूज ही नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बिना क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता, ये आपको अब पता लगेगा।
ठीक है, तो इरोडोव के क्वेश्चंस जो है इतनी आप लाइटली मत लीजिए कभी भी, उसके अंदर एक एक वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक तो करेक्ट रेफरेंस फ्रेम हमको चुनना होगा, तो कौन सा रेफरेंस फ्रेम हम चुने कि यहाँ पे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर को हम पॉइंट ओ पे ही बिठा देते हैं, लेकिन हम रोटेटिंग ऑब्जर्वर नहीं लेंगे, हम नॉन रोटेटिंग ऑब्जर्वर लेंगे। नॉन रोटेटिंग ऑब्जर्वर का क्या मतलब है, हम एक ऐसा ऑब्जर्वर ले रहे हैं जो जिसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो नॉन रोटेटिंग है, लेकिन वो स्ट्रिंग के ऊपर बैठा हुआ है और स्ट्रिंग के साथ में चल रहा है सेम रेडियल वेलोसिटी v से, जिससे पार्टिकल ओ की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर भी ओ उसी वेलोसिटी से ओ की तरफ जा रहा है, और वो एकदम पॉइंट ओ पे है इस मोमेंट पर। ठीक है, वी कंसिडर अ नॉन रोटेटिंग ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ on the string moving along with the string with radial velocity v. For this observer, ये सारे कंक्लूजन आएंगे जो हम पढ़ेंगे। हम एक ऐसा ऑब्जर्वर ले रहे हैं जो पॉइंट ओ पर ही बैठा हुआ है और सेम रेडियल वेलोसिटी से चल रहा है, जिससे ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ की तरफ आ रहा है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि पॉइंट ओ की वही मतलब ऑब्जर्वर की वही वेलोसिटी हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की है, यानी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, जो कि आर रहेगी, आर फिक्स हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो फिर इस तरीके के ऑब्जर्वर को जो हमने कंसीडर किया है उसको पार्टिकल प्योर सर्कुलर पाथ पर जाता हुआ नजर आएगा। अब वो स्पाइरल इनवर्ट्स आता हुआ नजर नहीं आएगा, वो प्योर सर्कुलर पाथ पे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने एक चलते हुए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की वही रेडियल वेलोसिटी, सॉरी, ऑब्जर्वर की वही रेडियल वेलोसिटी है जो कि ऑब्जेक्ट की है। यानी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी। यानी कि अब इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे नजर आएगा, यानी कि सर्कुलर पाथ पर चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो हमको कोई सूडो फोर्स भी ऐड नहीं करना पड़ेगा इस ऑब्जर्वर के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसलिए हमको कोई सूडो फोर्स नहीं ऐड करना पड़ेगा। ये है रिलेवेंस इस पॉइंट का कि स्ट्रिंग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, हमको कोई सूडो फोर्स नहीं ऐड करना पड़ेगा। प्लस ये जो ऑब्जर्वर हमने भी कंसिडर किया है, इसको सर्कुलर पाथ दिखाई पड़ेगा, कोई सूडो फोर्स भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, ना कॉरियोलिस फोर्स, क्योंकि हम तो एक इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेफरेंस में कर रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में हम गए ही नहीं है, तो हमको कॉरियोलिस फोर्स भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, और हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन प्योर सर्कुलर मोशन से हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा ऑब्जर्वर लिया। अब देखो इस ऑब्जर्वर को लेने से हमको क्या फायदा होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इन द रेडियल डायरेक्शन। एक तो ये फायदा जो मैंने आपको भी बताया था। दूसरा फायदा, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल अपीयर परफेक्टली सर्कुलर, सो इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल विल बी आर ओनली, आर ही हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो जाएगा। और क्या क्या फायदे हैं, दिस ऑब्जर्वर विल बी इनर्शियल बिकॉज स्ट्रिंग इज मूविंग विद कांस्टेंट रेडियल स्पीड एंड ऑब्जर्वर इज नॉन रोटेटिंग, सो देयर विल बी नो सेंट्रीफ्यूगल, कॉरियोलिस और सूडो फोर्सेस। इन सबसे भी हमको छुटकारा मिल गया, है ना, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स से ज्यादा थे या सूडो फोर्स से ज्यादा थे तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता, लेकिन अब हमको वो सब कॉम्प्लिकेशंस में भी जाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट, here we have got the advantage of the fact that string has a constant radial speed, otherwise we'll need to add pseudo forces। यहाँ पे हमको इस बात का एडवांटेज मिल गया है कि जो रेडियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो उसके कारण ऑब्जर्वर इनर्शियल है। ऑब्जर्वर इनर्शियल है तो हमको कोई सूडो फोर्सेज ऐड नहीं करने पड़ेंगे, इस बात का भी हमको फायदा मिल गया है। इफ यू चूज एनी अदर रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, then centrifugal force, Coriolis force will come into picture and things will complicate। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर का ये फायदा है यहाँ पर हमको, है ना, कितना मजेदार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो है करेक्ट चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो वो हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, और जैसे ही आप ये वाले ऑब्जर्वर को चुनते हो जो कि पॉइंट ओ पे बैठा हुआ है और सेम रेडियल वेलोसिटी से पॉइंट ओ की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ऑब्जर्वर के फ्रेम में तो सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ेगा, और सिंपली ये जो टेंशन होगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, तो उसको हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है ना, सो इन द फ्रेम ऑफ दिस ऑब्जर्वर वी कैन से टेंशन विल बी प्रोवाइडिंग द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आई जाएगी, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जर्वर है, हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ओ पॉइंट से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां पे तो हमको इस ऑब्जर्वर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हम ग्राउंड की फ्रेम में लगा रहे हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमको, सेकंड वाली इक्वेशन, ये हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल गई। पहली इक्वेशन हमको हमारा जो स्पेशल हमने ऑब्जर्वर कंसीडर किया था उसके हेल्प से मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में वही आंसर आ जाता है।
पहले जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर हमने इतना डीपली एनालिसिस नहीं किया था, बच्चे इतना डीपली नहीं सोचते इस क्वेश्चन के अंदर। वो केवल ये इक्वेशन बनाते हैं, आंसर ले आते हैं, खुश हो जाते हैं, उनको लगता है सही हो गया सब कुछ। लेकिन ये कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि इसमें आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर ले लिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। जबकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ नहीं है, स्पाइरल पाथ है ग्राउंड के फ्रेम में। फिर हमने किया क्या, हमने एक ऐसा ऑब्जर्वर बैठाया पॉइंट ओ पर, जिसके करस्पॉन्डिंग हमको पार्टिकल का पाथ सर्कुलर दिखने लगा। और कोई और कॉम्प्लिकेशन भी अराइज नहीं हुई, हमको कोई सूडो फोर्सेज या कॉरियोलिस फोर्सेज भी ऐड नहीं करने पड़े, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐड नहीं करना पड़ा। तो उसके फ्रेम में हमको फिर करेक्ट इक्वेशंस मिल गई, और कोइंसिडेंटली वो वही थी जो कि पहले हमने इनएक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग से बनाई थी। ठीक है ना, तो ये है इसका करेक्ट और कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस पॉइंट को मिस करते हैं, और जिसके कारण उनका आंसर आ जाता है लेकिन कंसेप्ट बिगड़ जाते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो इन जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं रहते हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इरोडोव और बियॉन्ड इरोडोव के ऊपर मैंने कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है अपने चैनल के ऊपर। इनके ऊपर मैंने कुछ प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, अगर आप इस तरीके के और एडवांस प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, और आप वहां से फर्दर और प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। थ्योरी के ऊपर भी वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, अगर आप थ्योरी लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।